हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं उसको एग्रीबिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और पशुपालन की जो ये क्लासेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंडक्ट कर रहे हैं और अपना जो सिलेबस है वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। टॉपिक वाइज टॉपिक अपन चलते जा रहे हैं और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पशु प्रजनन टॉपिक को अपन ने स्टार्ट किया था। थोड़ी सी लास्ट क्लास को मैं हल्का सा यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ। पशु प्रजनन का टॉपिक जो था अपने पास में एनिमल एनिमल ब्रीडिंग वाला टॉपिक वो अपन ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर अपन ने देखा था, क्या देखा था कि मध्यकाल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है। उसके अंदर अपन ने प्राकृतिक गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, ये सभी जो टॉपिक था वो सब टॉपिक अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, और रेक्टम पाल्पेशन विधि क्या होती है, रेक्टो वेजाइनल विधि क्या होती है, सब के बारे में आपको मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी कहा था कि विनिंग और सकलिंग क्या होता है। अगर बछड़ों को अपन साथ रखकर पाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सकलिंग हो जाएगा। बछड़ों को अलग रख के पाल रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, विनिंग कहते हैं। ये सब चीजें अपन यहाँ पर देखी थी। आज बात करते हैं, वैसे ये टॉपिक इस लेवल पे पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि ये वैकेंसी पहली बार हो रही है। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ जिसमें सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की बात करते हैं। सिस्टम्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, पशु प्रजनन के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, पशु प्रजनन की जो सिस्टम है वो क्या क्या होता है। इसमें थोड़ी अंग्रेजी टर्म में लेके आऊंगा कुछ, वो उसको अंग्रेजी टर्म को मैं हिंदी में लिखवाऊंगा। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो यहाँ पर एक वर्ड आता है, क्लोज वर्ड आता है, तो क्लोज को मैं आपको ऐसे लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको पेपर, ये टॉपिक बहुत आसान है पर पेपर कठिन कहाँ बन सकता है, जब वो क्या करता है कि अंग्रेजी वाली टर्म जो होती है ना, उसको हिंदी की इतनी प्योर हिंदी बना देता है कि वो फिर आप उसको, आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे अभी रिसेंटली, अभी जो संडे गया था उस टाइम पर इसका सुपरवाइजर का पेपर था। इसके अंदर एक रोग आता है जिसको अपन हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या इसको क्या कहते हैं, गलगोटू रोग कहते हैं। ठीक है, इस गलगोटू रोग को अंग्रेजी में एचएस या हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। अब उसने गलगोटू नहीं लिखी, इसकी इतनी प्योर हिंदी बना दी कि जो बच्चा पढ़ रहा है गलगोटू उसको पूरा आता है, फिर भी वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो, पर अगर जिसने, क्योंकि इंग्लिश में तो इसको एचएस ही कहते हैं और इंग्लिश में उसने एचएस ही लिखा था, ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन जिसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था उसने सोल्व कर लिया, और जिसने इंग्लिश को छोड़ दिया हिंदी में आ गया तो वो नहीं कर पाया जबकि उसको आता था। ठीक है, तो ऐसे एनिमल के अंदर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आते हुए भी आपको नहीं आ पाएंगे। कारण ये है कि आप उसने उसकी अंग्रेजी टर्म याद नहीं की, और वो अंग्रेजी टर्म हिंदी से और आसान होती है। क्योंकि जब पेपर बनाया जाता है ना बेटा, तो क्या करते हैं, उसको गूगल पर डाल के उसकी जो टफ हिंदी होती है वो निकाल के देते हैं ताकि पेपर को थोड़ा कठिन बनाया जा सके, है ना। इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी अंग्रेजी टर्म भी लिखवाऊंगा यहाँ पर ताकि आपको याद हो जाएगा। याद की चिंता मत कीजिए आप, ठीक है, याद करने में अपन बात। चलिए, सिस्टम्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर दो सिस्टम होता है यहाँ पर मुख्य रूप से। एक होती है इन ब्रीडिंग, ठीक है, एक होती है बेटा इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग जिसको अपन अंतः प्रजनन कहते हैं, अंतः प्रजनन। और एक होती है आउट ब्रीडिंग, बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन कहते हैं इसको, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। मोटा मोटा समझा रहा हूँ, डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं मैं क्योंकि इसमें पूछने की संभावना डिटेल में पूछने की कम है, हल्का हल्का पूछेगा। देखे देखे, सिंपल सा समझ लो। इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो बहुत पास पास में है, जैसे खून का रिश्ता जो होता है, उन खून के रिश्ते वाले एनिमल्स में अगर एनिमल के बीच में मैटिंग हो रही है तो उसको अपन अंतः प्रजनन कह देंगे। और अगर खून का रिश्ता नहीं है तो जो मैटिंग होगी उसको अपन क्या कह देंगे बेटा, आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन कह देते हैं। ये मोटा मोटा है, यानी कि खून के रिश्तों के अंदर, है ना, खून के रिश्तों में अगर हो रहा है, खून के रिश्तों के अंदर जैसे कि भाई बहन के बीच में, है ना, माता और बेटे के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, इस प्रकार से हो रहा है तो अंतः प्रजनन। और जिनका रिलेशन नहीं है खून का उनके बीच में हो रहा है तो बाह्य प्रजनन कहते हैं। अब ये एक एक करके ले रहा हूं कि सर अंतः प्रजनन होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दो शब्द आते हैं जिसको यहाँ पर समझना जरूरी है। जैसे कि जो मेल होता है, जो नर होता है, उसको अपन कहते हैं सायर,
SIRE सायर, हो सकता है वो इस प्रकार से लिख के आ जाए, ठीक है। जो नर होता है ना, नर पशु, उसको अपन सायर कहते हैं। और जो फीमेल होती है, फीमेल को अपन डैम के नाम से जानेंगे यहाँ पर। फीमेल को, जो मादा होती है, उसको क्या कह देंगे, डैम। ठीक है बेटा, ये तो कुछ शब्द हैं आपको याद करने पड़ेंगे। मेल को क्या कह देंगे, सायर, और फीमेल को क्या कह देते हैं, डैम कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपन एक एक टॉपिक को लेते हैं। चलिए फर्स्ट बात करते हैं अपन इनब्रीडिंग को। इनब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है बेटा, इनब्रीडिंग, जिसको अपन अंतः प्रजनन कह रहे हैं। इनब्रीडिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, जो संबंधी पशुओं के अंदर, है ना। ब्रीडिंग इन रिलेटेड एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, संबंधित पशुओं में जो आपस में क्या हो, संबंध रखते हो, ठीक है। पशुओं में समागम होना, मैटिंग होना क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं बाद में और क्या टॉपिक, और क्या आ सकता है इसके अंदर। देखो इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्लोज ब्रीडिंग, एक होता है लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, हिंदी के अंदर भी मैं आपको क्लोज ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि क्लोज ब्रीडिंग की जब हिंदी की जाती है, प्योर हिंदी, तो इसके बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि प्योर भाई बहन के बीच में प्योर जो रिलेशन निभाया जा रहा है ना, जो एक ही माँ बाप की औलाद हो, क्लोज जो संबंध होता है, ठीक है, उसके बीच में अगर हो रहा है ना, एक ही। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब क्या बेटा, जैसे कि मैं बात करूं, अगर मान लो पशु जो है वो भाई बहन हो, उनके बीच में क्रॉस हो गया, या फिर जो डैम होता है, डैम बोले मादा, डैम यानी कि माँ, और बेटा यानी कि सन। ठीक है, माँ और बेटे के बीच में अगर संबंध बन रहा है, ठीक है, या फिर सायर टू डॉटर, सायर टू डॉटर, डॉटर यानी कि बेटी, यानी कि पिता और बेटी के बीच में संबंध बन रहा है, तो इस प्रकार का संबंध जो बहुत आपस में संबंधित हो, खून के रिश्ते हो, उनके बीच में संबंध अगर बनता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, क्लोज ब्रीडिंग के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है। एक यहाँ पर वर्ड आता है क्लोज ब्रीडिंग के बाद में, क्या, लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, जिसमें मतलब क्लोज तो नहीं होते हैं पर होते संबंधी होते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन चाचा ताऊ ताई वगैरह, इनके बीच में, है ना, जो सगे भाई बहन नहीं है पर कजिन्स कहते हैं अपन उनको, उनके बीच में अगर संबंध बनता है तो उसको अपन क्या कह देंगे, लाइन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको अपन हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कजिन्स के बीच में, चचेरे, चचेरे भाई बहन, इसको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर। और इनको अपन फुल सिस्टर फुल ब्रदर भी कह सकते हैं। ठीक है, चचेरे भाई बहन के बीच में से जो है संबंध बन सकता है, या फिर जो चचेरे दादा दादी हैं उनके बीच में संबंध बन रहा है। इस प्रकार का सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, ये आपका इनब्रीडिंग होता है। समझ में आया क्या, जल्दी से नोट कर लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि अगर खून के रिश्तों में अगर संबंध बनता है तो उसको इनब्रीडिंग, अंतः प्रजनन कहा जाता है। संबंधित पशुओं के बीच में मैटिंग हो रही है, बिल्कुल प्योर भाई बहन है, प्योर माँ बेटा है, प्योर पिता बेटी है, तो उसके लिए क्लोज ब्रीडिंग वर्ड काम आता है, बिल्कुल क्लोज में चल रहा है संबंध। और अगर चचेरे भाई बहन है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा, चाचा, है ना, ऐसा कुछ संबंध निभाया जा रहा है तो उसको अपन लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। होते वो भी अपने क्लोज ही होते हैं ना, चाचा है, ताऊ है, ताई है, तो ये सब क्लोज नहीं होते हैं अपने, मतलब अपने होते संबंधी होते हैं, पर इतना क्लोज भी नहीं होता। अगर इतना क्लोज नहीं होगा तो उसके लिए क्या वर्ड काम आ जाएगा, लाइन। और बिल्कुल पास मास में होता है उसके लिए क्या वर्ड काम आता है, क्लोज ब्रीडिंग वर्ड काम में आ जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा है आउट ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं अपन। दूसरा जो टाइप है उसकी बात करता हूं, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, हिंदी के अंदर भी इसको मैं यही लिखूंगा, आउट ब्रीडिंग।
इसको मोटा मोटा अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिखूंगा कि असंबंधित पशुओं के बीच में जिनका संबंध नहीं है, जैसे भाई बहन नहीं है, ठीक है, ये माता और बेटा नहीं है, पिता और बेटी नहीं है, जिनका संबंध नहीं है, असंबंधित पशुओं के बीच, है ना, जिनका आपस में संबंध नहीं है, पशुओं के बीच समागम, ठीक है, असंबंधित पशुओं के बीच समागम। इसके अंदर कौन कौन होता है देखो बेटा, कौन कौन होता है देखो। नंबर 1, इसके अंदर पहला वर्ड आता है आउट ब्रीडिंग के अंदर, आउट क्रॉसिंग। बोल के बताओ, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। इसमें क्या होगा आउट क्रॉसिंग के अंदर, जब एक प्योर नस्ल होती है, जैसे मान लो कोई साहिवाल एक प्योर नस्ल है ना, तो साहिवाल का जो नर है, साहिवाल की मादा, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, है ना, नस्ल एक ही है, प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड के नर और मादा के बीच में क्रॉस करवा रहे हो। ध्यान में रखना, नर और मादा का संबंध नहीं है, वो नर भी अलग है, अलग साहिवाल का है, और मादा भी अलग साहिवाल की है, और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो क्या हो जाएगा, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। मैटिंग ऑफ अनब्रीड एनिमल विद इन द सेम प्योर ब्रीड, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब एक ही शुद्ध प्योर नस्ल के नर व मादा के बीच समागम। ध्यान में रखना, इनका संबंध नहीं रहेगा, इनका संबंध तो 6 पीढ़ी तक नहीं रहता है, ठीक है, इसको अपन आउट क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, ऐसे संबंध क्या कहलाता है, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। फिर दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग, इसका दूसरा प्रकार है बेटा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है सर, जब दो नस्लों के बीच संबंध बनता है, जैसे साहिवाल का संबंध आपने क्या बोल दिया, किससे करवा दिया, साहिवाल का संबंध थारपारकर से करवा दिया, है ना, या फिर ब्राउन स्विस का संबंध ब्राउन स्विस का संबंध साहिवाल से करवा दिया, और क्या पैदा कर दी, करन स्विस पैदा कर दी। तो जब दोनों ही नस्लें अलग हैं, अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस हो रहा है, और एक नई नई नस्ल का निर्माण हो या नई अपने पास में बने, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। ये अधिकतर जो क्रॉसिंग होती है बेटा, वो इसी मेथड के द्वारा होती है, जिसको अपन क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। देखिए मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको ये सिंपल सिंपल बोल देगा कि बताओ एक ही शुद्ध नस्ल के नर और मादा के बीच में मैटिंग क्या कहलाती है, और आपको इस प्रकार के कुछ टफ शब्द दे देगा, और वहीं से आपको, है ना, तो ध्यान में रखना इनको। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग नस्लों के बीच समागम हो, दो अलग अलग नस्लों के बीच समागम हो, मैटिंग हो, तो उसको क्या कह देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग का वर्ड नाम दे देते हैं। और अधिकतर जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, कॉमर्शियल रूप से, व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है इस विधि को, व्यावसायिक रूप से उपयोगी विधि है ये, ठीक है बेटा। एक प्रकार तो ये रहा। फिर बात करते हैं तीसरा प्रकार इसका, जिसको कहते हैं अपन ग्रेडिंग अप, ग्रेडिंग अप। अप का मतलब क्या होता है बेटा, हिंदी में, हिंदी का मतलब निकाल, तो आपका मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना, ठीक है। अब होता क्या है ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है समझेंगे। कोई गाय है जो कम क्वालिटी की है, कम क्वालिटी का मतलब उससे दूध भी कम मात्रा में निकलता है, और उसके दूध की क्वालिटी भी सही नहीं है, उससे जो भी औलाद पैदा हो रही है, जो भी उसके बछड़ा बछड़ी पैदा हो रहे हैं, वो सही क्वालिटी के नहीं पैदा हो रहे हैं। तो अपन क्या करवाते हैं भाई, उस गाय से अपने को अच्छा उत्पादन करवाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन किसी हाई क्वालिटी बुल, जो हाई क्वालिटी का सांड होता है, उसके साथ में अपन मैटिंग करवाएंगे, ठीक है, उसके साथ मैटिंग करवाएंगे, उसकी जो औलाद पैदा होगी वो थोड़ा बहुत अच्छा, उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, क्योंकि उसका जो जनक है, उसका जो नर है, उसका जो बाप है, वो अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद में उस बाप को, जो अच्छे क्वालिटी का है, उसको वापस उसकी जो औलाद से क्रॉस करवाएंगे, फिर क्रॉस करवाएंगे, फिर क्रॉस। तो इस प्रकार से लगातार अपन अच्छे से अच्छे क्रॉस करवाते जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि उस गाय से जो अपने को कम उत्पादन दे रही थी, एक दो 4 बार 5 बार 6 बार जो पीढ़ी आएगी, उससे अपने को छठी बार में अपने को अच्छा उत्पादन मिलने लग जाएगा।
तो इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रेडिंग अप कहते हैं। उससे अपन सुधार रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ग्रेडिंग अप बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अपन, निम्न स्तर के पशु को उच्च स्तर, हाई क्वालिटी, उच्च स्तर के नर के साथ निरंतर समागम करवाकर अच्छी नस्ल प्राप्त करना या अच्छे पशु प्राप्त करना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्रेडिंग अप का हो जाएगा। साउथ के अंदर गोदावरी एक भैंस की नस्ल है, गोदावरी, ये इसी से बनाई गई है। वहां पर लोकल जो भैंसें थी उनका उत्पादन सही नहीं हो रहा था, तो अपन ने अच्छे सांड के साथ में उनकी मैटिंग करवाई बार बार, और मैटिंग करवा के एक बहुत अच्छी नस्ल अपन ने जो है पैदा कर दी, जिसका नाम क्या रखा अपन ने, गोदावरी। ठीक है, ये भैंस है गोदावरी भैंस। ठीक है बेटा, तो ये इस वाले टॉपिक से सिस्टम्स ऑफ, बाकी पढ़ने में तो मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा सकता हूँ, है ना, पर उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको बस सिंपल पूछेगा कि भाई सगे भाई बहन वाले पशुओं में क्रॉस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, चचेरे भाई बहन या हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। अगर लो क्वालिटी का पशु है उसको उच्च क्वालिटी वाले पशुओं में कन्वर्ट करवाना है, उनसे अच्छी औलादे प्राप्त करवानी है, तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं अपन। दो अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस हो रहा है तो बताओ वो क्या हो जाएगा। समझ में आया बेटा। इस प्रकार से अपन इस जो सिस्टम वाले टॉपिक को हैं वो अपन पढ़ते हैं। बाकी जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें आपको मैंने पढ़ा दिया। संकर प्रजनन क्या होता है, संकर प्रजनन के बारे में आपको मैंने सिस्टम्स पढ़ा दिए आपको। ठीक है, ये जो टॉपिक है अपना वो यहीं पर अपन इसको पूरा करते हैं। फिर इस टॉपिक का एक पार्ट आता है बद्याकरण, जिसको अपन कहते हैं क्या, कैस्ट्रेशन कहते हैं। तो कैस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज कैस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन ले लेते हैं। पशुओं में बंध्याकरण या बद्याकरण बोलते हैं अपन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है, पशुओं में बद्याकरण, कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है वो भी अब हम देखते हैं क्या इसमें हो रहा है। पहले तो ये समझे कि कैस्ट्रेशन या बद्याकरण होता क्या है ना, किसे कहते हैं बद्याकरण। देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने पहली क्लास ली थी तब मैंने बताया था इसकी जो बेसिक थी, और यहाँ पर एक मैंने कॉलम भी बनाया था जिसको अपन ने बद्याकरण कहा था, और मैंने ये कहा था कि पशुओं का जो नर पशु होते हैं उनके जो वर्षण होता है, टेस्टिस जो होते हैं, उसको या तो अपन निकाल लेते हैं या उनको अपन निष्क्रिय कर देते हैं, ताकि वो, ठीक है, वो मैटिंग नहीं कर पाए, समागम नहीं कर पाए। तो अपन ने ये ऐसा क्यों किया था, याद कीजिए, मैंने बताया था अपने पास दो उद्देश्य होते हैं ऐसा करने के। या तो उसको अपन को बैल बनाना हो, बैल बनाना जिससे अपन उसके अच्छे से उसको खेतों में जुताई के लिए या उसके भार ढोने के लिए, बोझ ढोने के लिए अपन काम ले सके। दूसरा अपने पास में है कि उस पशु से ज्यादा मांस प्राप्त कर सके, इस वजह ज्यादा मांस प्राप्त कर सके। इसका ये जो उद्देश्य है वो किनके द्वारा पूरे होते हैं बेटा, कैस्ट्रेशन के द्वारा होते हैं। तो बेसिक जो वर्ड है बद्याकरण का मतलब क्या होता है कि जब, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे, नर पशुओं की शुक्र ग्रंथियों या वर्षण को, नर पशुओं की शुक्र ग्रंथियों या वर्षण को निकालने या निष्क्रिय करने को क्या कहते हैं अपन, बद्याकरण या कैस्ट्रेशन कहते हैं। बद्याकरण या कैस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर इनकी उम्र क्या होती होगी, किस उम्र के अंदर अपन बद्याकरण करते हैं। उम्र तो इंपॉर्टेंट होगी ना बेटा,
तो कौन सी उम्र होती है ये भी अपन लिख देते हैं। उपयुक्त उम्र, उपयुक्त उम्र की बात करते हैं अपन यहाँ पर, कि सुटेबल एज क्या होगी। यहाँ पर एक एक करके सम्मान करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं उम्र के अंदर कि एक तरफ अपन लिख लेते हैं पशु, और किस उम्र के अंदर अपन ये करेंगे वो भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाय भैंस की बात कर लें कि गाय भैंस के जो बछड़े होते हैं उनके अंदर कब करेंगे। दूसरा है गाय भैंस भेड़ बकरी 8 से 10 सप्ताह की उम्र के अंदर अगर अपन कर रहे हैं। गाय भैंस में ये उम्र कितनी हो जाएगी बेटा, 8 से 10 सप्ताह। यानी कि अगर एक महीने में 4 सप्ताह मान के चल रहे हैं तो ये 8 का मतलब हो गया 2 महीने, 10 का मतलब 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने के जब बछड़ा होता है, नर बछड़ा, उसके अंदर अपन गाय और भैंस का, उसमें अपन ये बध्याकरण के लिए सबसे बढ़िया उम्र होती है। ठीक है, ज्यादा उम्र निकल जाने पर बध्याकरण को कम किया जाता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर करते हैं तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। कम उम्र में करने का यह फायदा है कि अभी जो वर्षण है वो अभी कच्ची अवस्था में, कम कम उम्र की अवस्था में है, तो इनको निष्क्रिय करने में अपने को आसानी रहती है। ठीक है, और अगर भेड़ बकरी की बात करूं मैं, भेड़ बकरी के अंदर 2 से 4 सप्ताह के अंदर इनको अपने को कर लेना चाहिए। 2 से 4 सप्ताह में ये कार्यक्रम अपने को निपटा देना चाहिए। और अगर सुअर की औलाद है यानी कि सुअर है, तो सुअर के अंदर अपने को 1 सप्ताह के अंदर ही ये कार्यक्रम निपटा देते हैं अपन। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं बात करूं उपयुक्त उम्र के बाद में उपयुक्त ऋतु कि भाई किस ऋतु के अंदर अपने को ये बध्याकरण करें ताकि अपने को अच्छे रिजल्ट मिले और पशु को भी थोड़ी परेशानी कम रहे। ठीक है, तो ये शीत ऋतु, जो ठंड की जो आयु हो, ठंड की जो ऋतु होती है, विंटर सीजन, शीत ऋतु, इस टाइम पर अपने को बध्याकरण करने में काफी आसानी रहती है और अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते हैं। उम्र इंपॉर्टेंट है, कब कर रहे हैं, किस ऋतु में कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बेटा। आगे चलते हैं कि सर किन विधियों के द्वारा अपन ये बध्याकरण करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लें। चलिए तो आ जाएं बध्याकरण की विधियां, किन विधियों के द्वारा अपन ये करते हैं कार्यक्रम। हेडिंग लिखेंगे बध्याकरण की, बध्याकरण की विधियां, मेथड्स ऑफ कैस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन, तो यहाँ पर कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन की बात करते हैं, बध्याकरण की विधियां। नंबर 1, इसको मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए आपके सामने अगर कुछ नजर आ रहा है आपको, तो क्या नजर आ रहा है देखते हैं, देखिएगा। नंबर 1 पहली विधि आ रही है जिसका नाम है बर्डीजो कैस्ट्रेटर विधि। बर्डीजो कैस्ट्रेटर विधि, क्या नाम बेटा, बर्डीजो कैस्ट्रेटर विधि। बोल के बताओ, बर्डीजो कैस्ट्रेटर विधि। इस प्रकार का उपकरण दिख रहा है आपको। आपने घर में संडासी देखी है, चाय की भगोनी पकड़ने में, है ना, संडासी देखी है ना, वह संडासी का बड़ा भाई मान लो इसको, है ना, संडासा मान लो इसको, है ना। ये क्या करते हैं, कम उम्र के अंदर इस उपकरण के द्वारा पशु के जो वर्षण होते हैं उन वर्षणों को इस प्रकार से दबा दिया जाता है, टेस्टिस को दबा देते हैं, और दबा देने से क्या होगा, ये निष्क्रिय हो जाता है। इस उपकरण का नाम है बर्डीजो कैस्ट्रेटर विधि। इस विधि में कोई खून नहीं निकलता है, इस वजह से इसको रक्त विहीन, ब्लडलेस मेथड भी कहते हैं। गाय भैंस में बहुत प्रचलित है और ये मेथड सबसे अच्छा मानते हैं गाय भैंस के अंदर। तो लिखते चले मेरे साथ साथ में इसके बारे में कुछ खास पॉइंट। नंबर 1, यह
वैज्ञाकरण की सर्वश्रेष्ठ कोमा वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि का मतलब यह होता है कि ज्यादातर यूज कौन सी आती है ना, अधिकतर यूज कौन सी आती है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, रक्त विहीन विधि, क्योंकि इसमें खून नहीं निकलता है इस वजह से इसको रक्त विहीन विधि यानी कि ब्लडलेस मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और ब्लडलेस मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गाय भैंस में प्रचलित है, गाय भैंस में प्रचलित है, अधिकतर गाय भैंसों के अंदर इसको यूज किया जाता है। गाय भैंस में प्रचलित, वैज्ञाकरण की सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम विधि है, रक्त रहित विधि है, ये सब चीजें यहाँ पर अपन देख रहे हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने देखा बर्डिजो कैस्ट्रेटरी विधि, सबसे शानदार और सबसे बढ़िया मेथड है इसके अंदर। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट विधि आ रही है जिसको अपन कहते हैं क्या, इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि। दूसरी विधि का नाम आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है, दूसरी विधि है अपने सामने इलास्ट्रेटर, या इसको अपन क्या कहते हैं, रबर बैंड विधि, रबर बैंड विधि। इलास्ट्रेटर या रबर बैंड विधि क्या होती है, ये अपन यूज करते हैं भैंस और सॉरी भैंस क्या भेड़ बकरी में यूज करते हैं। ये मशीन होती है रबर चढ़ाने की, उसके जो वर्षण कोष होते हैं नर भेड़ के और मादा नर भेड़ और बकरे के अंदर जो वर्षण कोष होते हैं उनके ऊपर रबर के छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं, रबर के छल्ले उनके वर्षण कोष पर चढ़ा देते हैं इस मशीन के द्वारा। और रबर के छल्ले चढ़ाने से क्या होता है, इनका प्रेशर होता है इन छल्लों का, इन रबर के बैंड का, उन प्रेशर से क्या होंगे, वो वर्षण जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये किसके अंदर प्रचलित है बेटा, भेड़ बकरी में प्रचलित, भेड़ बकरी में प्रचलित है, फेमस इन, ठीक है। और ऐसे रबर के छल्ले से क्या होगा, अंत इनके जो वर्षण कोष हैं, वर्षण कोष के ऊपर, जिसको अपन स्क्रोटम वाला भाग कहेंगे अंग्रेजी के अंदर, वर्षण कोष के ऊपर, वर्षण कोष के ऊपर रबर के छल्ले चढ़ा देते हैं या बांध देते हैं, चढ़ा या बांध देते हैं, ये मेथड है दूसरा, जिसको अपन इलास्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड मेथड आपने देखा। तीसरी बात करते हैं सर्जिकल या चीरा मेथड, इसको इसका डायग्राम मैंने लिया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डरावना डायग्राम है और हो सकता है आप देख के डर भी जाओ, इस वजह से मैंने डायग्राम नहीं लिया है। तीसरा विधि लिख रहे हैं अपन सर्जिकल या चीरा विधि। ये विधि अपन किस में अपनाते हैं बेटा, ये विधि अपनाते हैं अपन सुअर की औलाद में। एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल सुअर के अंदर, सुअर में प्रचलित है ये। इसमें क्या करते हैं, सुअर के जो वर्षण होते हैं, वर्षण कोष होता है, उसमें चीरा लगाया जाता है और उन वर्षणों को निकाल दिया जाता है, पूरा ही निकाल देते हैं। बिल्कुल पावरफुल, बिल्कुल पावरफुल होता है, मैंने बताया भी था आपको, 250 ग्राम मात्रा वीर्य की निकल रही है तो बहुत पावरफुल होता है। इस वजह से वीर्य को टोटल निकालना पड़ेगा अपने को, नालायक मानता नहीं है ना। तो लिखेंगे इसमें क्या कि वर्षण कोष पर चीरा लगाकर वर्षणों को निकालना, ये मेथड किस में करते हैं अपन, सुअर के अंदर करते हैं। ठीक है बेटा, चौथा मेथड है, लिख लीजिए फटाफट से इसको, फिर आगे चलते हैं अपन चौथे मेथड पर। चलिए चौथा मेथड अपन चलते हैं। नेक्स्ट चौथी विधि है जिसको अपन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अपन खस्सीकरण, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको कैपोनाइजेशन।
कैपोनाइजेशन क्या होता है, खस्सीकरण या कैपोनाइजेशन वर्ड क्या होता है। देखिए बेटा कि ये अपन किसमें करते हैं, मुर्गों के अंदर। मुर्गों को बध्याकृत करना क्या कहलाता है, मुर्गों को बध्या करना या बध्याकृत करना, बध्याकृत करना खस्सीकरण या कैपोनाइजेशन कहलाता है। अब सर मुर्गों ने आपका क्या बिगाड़ा जो बेचारों को बध्याकृत कर रहे हो, अरे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई साहब। देखिए मुर्गे क्यों करते हैं अपन, क्या सर यहाँ पर भी ये उद्देश्य काम करेगा मुर्गों को जुताई के लिए, खेत में कार्य करने के लिए, ना 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 बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, अधिक मांस की प्राप्ति के लिए। ऐसा क्यों किया आपने, उद्देश्य क्या उद्देश्य है आपका, अधिक मांस की प्राप्ति हेतु, अधिक मांस की प्राप्ति हेतु, अधिक मांस को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं अपन। सर किसके द्वारा, किस उम्र में करते हैं, उम्र बताओ। माह की बात करें अपन कि किस उम्र में करते हैं अपन, जब उनकी उम्र लगभग 1 माह होती है या 28 दिन के बराबर होती है। ठीक है, जब इनकी उम्र 28 दिन या 1 माह के बराबर हो तब अपन ये जो है बध्याकरण का कार्यक्रम करते हैं। फिर बात करते हैं कि किस हार्मोन का उपयोग करना चाहिए यहाँ पे, तो वो भी अपन बात करें तो ये है हार्मोन हो जाएगा डाइथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। ठीक है, इसका इंजेक्शन या दवा जो है लगाया जाता है डाइथाइल स्टिल वेस्टोल हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन देके इनको बध्या किया जाता है। और ऐसे मुर्गे जिनके सिस्टम को उड़ा दिया गया है तो ऐसे खस्सीकृत मुर्गे क्या कहलाते हैं, खस्सीकृत मुर्गे। ऐसे खस्सी वर्ड जो हैं ये बकरों में भी यूज करते हैं। बहुत सारे जो मांस खाने वाले हैं उनको पता होगा कि बकरे का जो मांस खाते हैं उनको खस्सी खस्सी भी करते हैं। और ऐसे बकरों की जो प्राइस होती है, जो पैसा होता है वो बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो खस्सीकृत मुर्गे क्या कहलाते हैं यहाँ पर, कैपोन कहलाते हैं। खस्सीकृत मुर्गे क्या कहलाते बेटा, उन मुर्गों को अपन कैपोन कहते हैं। लिख लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक अपन ने जब पशु प्रजनन स्टार्ट किया था तो उसमें एक छोटा सा वर्ड आया था, टीजर बुल वर्ड आया था। टीजर बुल का मतलब क्या होता है, उस टाइम तो मैंने आपको केवल ऐसे बताया था, आज उसका बारे में लिखवा रहा हूँ कि टीजर बुल होता क्या है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए बेटा टीजर बुल क्या होता है, मैंने कहा था, याद आ रहा है आपको टीजर बुल, कि भाई मादा पशु के अंदर जब हीट का पता लगाया जाता है, पहले तो इसका कार्य क्या है टीजर बुल का, मादा मादा पशु में हीट का पता लगाने हेतु, मध्यकाल का पता लगाने हेतु, हीट का पता लगाने हेतु। ठीक है, फीमेल एनिमल के अंदर हीट को पता लगाने के लिए ये कार्यक्रम अपन कर रहे हैं। ठीक है सर, फिर बात करते हैं सर कहते किसको है, क्या ये भी बदिया होते हैं, क्या बदिया नहीं होते, इसमें क्या करते हैं, इसमें अच्छा ये बदिया में क्या कर रहे थे अपन, वर्षण कोष से वर्षण को बिल्कुल निष्क्रिय कर रहे थे या उनको निकाल दे रहे थे। किंतु इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, जो शुक्राणु को या शुक्र रस को ले जाने वाली वाहिनियां होती हैं, उनको कट करके बांध देते हैं या ऐसा कहते हैं नसबंदी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर एक वर्ड काम में लूं तो मैं ये काम ले सकता हूं, नसबंदी युक्त नर पशु। ठीक है, नसबंदी युक्त नर पशु। और इसमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि शुक्र वाहिनियों को काट कर बांध देते हैं, मतलब मैटिंग तो करेंगे, ये समागम तो करेंगे बेचार, उसमें तो क्या हो रहा था, बिल्कुल मैटिंग कर ही नहीं रहे थे, उनकी इच्छाओं को खत्म कर दिया। इन मैटिंग तो करेंगे पर शुक्राणु जो है वो उनको अंडाणु को निषेचन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, नसपंथीकृत सांड या नसपंथीकृत बुल, जिसको अपन क्या कह रहे बेटा, टीजर बुल। क्या काम है इसका, मादा पशु को के अंदर हीट को पता लगाने के लिए अपन ये कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बेटा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है।
इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, इसमें चलिए आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन पशुओं में पहचान। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे अपन पशुओं में पहचान, आइडेंटिफिकेशन इन एनिमल्स। पशुओं में पहचान, आइडेंटिफिकेशन इन एनिमल्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं अपन, क्या क्या होता है आइडेंटिफिकेशन इन एनिमल्स। पहला तो ये पॉइंट आता है कि पहचान करनी क्यों है, आइडेंटिफिकेशन जो है वो करनी क्यों है। अगर देखो पहचान जैसे अपनी बात करें तो अपने अंदर जो है जैसे आधार कार्ड है, आपकी पहचान क्या है, अब आपको कौन पहचानेगा भाई, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी पहचान किससे है, आपके आधार कार्ड से है। जब भी आपको चेक करना होगा किससे करेंगे, आधार कार्ड से, कि भाई आपका नाम पवनाचार्य, पिता का नाम गोपाल लाल आचार्य, कहाँ रहते हो, निम्बाड़ा जाटान भिलवाड़ा जिले के अंदर रहता हूँ। ठीक है, ये सब किसने पहचान, किसे बोला, आधार कार्ड ने बोला। तो वैसे पशुओं की पहचान होती है ना, है ना, उनको कैसे पहचानेंगे। देखो घर में अगर पशु हैं, एक दो पशु हैं, तो अपन क्या रखते हैं, उनका नाम रख लेते हैं, है ना। जैसे सोमवार के दिन पैदा हुआ नंदी नाम रख दिया, मंगलवार दिन के पैदा हुआ हनु नाम रख दिया, बुधवार के दिन पैदा हुआ गणेशा नाम रख दिया, है ना। ग्यारस के दिन, एकादशी के दिन पैदा हुआ ग्यारसी नाम रख दिया। तो जो जैसा है वैसा नाम रख दिया अपन ने। और पशुओं की फीलिंग्स देखो, आप पशुओं की भावना देखो, कि अगर आप उनको बुला रहे हैं ना उनके नाम से, तो वो अपनी अपनी ओर देखते भी हैं कि हाँ मेरे को बुला रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसी पहचान अपन रखते हैं। पर ये पहचान तो घर में है, बाहर नहीं काम आएगी, बाहर साइंटिफिक रूप से काम नहीं आती है। वैज्ञानिक रूप से कैसे पहचान, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पशु है, 500 पशु है, 1000 पशु है, तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा, उनका नाम तो रख नहीं सकते। नाम रखेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन नंदू है, कौन है ना, कौन कौन क्या है, तो नहीं पहचान पाएंगे। उनके लिए अपन ऐसे तरीके लेके आते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो देखते हैं, आ जाओ। पशुओं में बध्याकरण के तरीके, पशुओं पहचान के तरीके, नंबर 1 पहली विधि आ रही है जिसको अपन कहते हैं गोदना या टैटूइंग। गोदना या टैटूइंग। सर क्या ये भी पशु भी टैटू बनाते हैं, टैटू नहीं बनाते हैं। इसके अंदर एक ये मशीन आती है बेटा, जिसमें पशु के जो कान होते हैं, कान कान के अंदर नंबर लिखे जाते हैं। जैसे मान लो ये पशु का कान है, तो कान के अंदर यहाँ पर कोई नंबर जैसे A1 2 3 ऐसा नंबर जो है मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा ऐसे पिंच कर देते हैं, मशीन के द्वारा उसको ऐसे छाप देते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोदना या टैटूइंग कहते हैं। ठीक है, तो अपन किसमें, ये यहाँ सर्वश्रेष्ठ विधि है, पहचान की सर्वश्रेष्ठ विधि है, बेस्ट मेथड। किसमें प्रचलित है ये, गाय भैंस में प्रचलित है, गाय भैंस में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके अंदर जो चिन्ह बनेंगे, जो पशु के कानों में, पशु के कानों में, पशु के कानों में स्थायी चिन्ह बनाए जाते हैं, स्थायी चिन्ह बनाए जाते हैं। पशु के कानों में स्थायी चिन्ह बनाए जाते हैं इस विधि के द्वारा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये विधि इसको क्या कहते हैं, गोदना। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, टैटूइंग क्या है, तो टैटूइंग एक पहचान का तरीका है। ठीक है, जिसके अंदर पशुओं के अंदर जो है ऐसे निशान बनाए जाते हैं जो परमानेंट रहेंगे, एक बार बना दिया तो वो जिंदगी भर रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विधि आती है, ये होती है आपका टैटूइंग या गोदना। दूसरी विधि का नाम मैं आपको लिखना चाह रहा हूं यहाँ पर। दूसरी विधि जो है वो है जिसको अपन कहते हैं दागना या ब्रांडिंग करना। दागना या इसको क्या कहते हैं अपन, ब्रांडिंग। ठीक है, दागना या क्या कहते हैं इसको, ब्रांडिंग कहते हैं। यहां पर यहां पर बात करें अपन, सर ये होता क्या है दागना या ब्रांडिंग। वैसे तो ये दो प्रकार की होती है, एक होता है ठंडा दागना कोल्ड ब्रांडिंग, एक होता है गर्म दागना हॉट ब्रांडिंग। ठीक है,
दो प्रकार की होती है यहाँ पर। ठंडा दागना, जिसको अपन कोल्ड ब्रांडिंग कहेंगे, कोल्ड ब्रांडिंग। और एक होता है गरम दागना, हॉट ब्रांडिंग। देखिए बेटा, ठंडा दागना जो है ये इतनी काम की नहीं आती है, ठीक ठाक है। इसमें स्याही का उपयोग किया जाता है, स्याही का उपयोग किया जाता है। और कहीं कहीं पर लिक्विड नाइट्रोजन, जो द्रव नाइट्रोजन होती है, उसका भी उपयोग करते हैं, द्रव नाइट्रोजन का भी उपयोग किया जाता है। इतनी काम की नहीं है, ठीक ठाक है, ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इसको ज़्यादातर यूज करते हैं गरम दागना। इसमें ये क्या होता है, इसके अंदर पशु के जो पुट्ठे होते हैं, पशु के जो पुट्ठे होते हैं, पीछे वाला भाग है ना, पशु के पुट्ठे पर, पशु के गर्दन पर, पशु की कमर पर, जांग पर, ऐसे क्या करते हैं, एक लोहे की गर्म लंबी छड़ होती है, आपको दिख रही होगी, एक लंबी छड़ होती है ऐसी, और इसके आगे कुछ नंबर वाली प्लेट लगा देते हैं। जैसे मान लो ये ऐसी कोई लंबी प्लेट है और इस पर कुछ मैंने नंबर कर रखा है, जैसे W14 ऐसा कुछ नंबर कर रखा है, और इसको तपती भट्टी में गर्म करेंगे, है ना। बिल्कुल आग के अंदर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, आग के अंदर बिल्कुल तप्त भट्टी में गर्म करेंगे। और गर्म करके उस पशु का जो पुट्ठा होता है, उस पुट्ठे पर ऐसे क्या करते हैं, छाप लगा देंगे। आप देख पा रहे हो आराम से, ठीक है, पूरा छाप लगा देते। सब पशु को दर्द नहीं होता। अरे यार क्यों दर्द नहीं होगा, एक देखे तीली, माचिस की तीली लगा के देखो अपने ऊपर, क्यों दर्द नहीं होगा, होता है, उसका भी विचार, उसका भी जान है, पर लोग करते हैं। और ये जो चिन्ह बनते हैं वो परमानेंट बनेंगे, स्थायी बनेंगे, ठीक है। तो गरम दागना में क्या क्या लिखेंगे बेटा, इसके अंदर लिखेंगे कि पशु की जांग, पशु की जांग कोमा पुट्ठे, गर्दन, स्पेशली जो पुट्ठे वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो है पीछे वाला, पीछे की टांग के ऊपर वाला भाग, इसको अधिकतर काम लेते हैं अपन, ठीक है। जांग, पुट्ठे, गर्दन पर दागना, ठीक है। और इसमें जो निशान बनेंगे, जो चिन्ह बनते हैं, वो स्थायी बनते हैं, जो निशान बनेंगे वो परमानेंट बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मेथड आता है जिसको पहचान की विधि है। और ये विधि भी गाय भैंस में प्रचलित है, ध्यान में रखना। ये मेथड भी किसमें प्रचलित है, गाय भैंस में प्रचलित है, गाय भैंस में प्रचलित। चलिए आगे बात करते हैं अपन, तीसरा मेथड लेते हैं अपन, ईयर नोचिंग मेथड। तीसरा मेथड होता है अपने पास में ईयर नोचिंग। तीसरा मेथड है ईयर नोचिंग, या हिंदी में इसको कहते हैं कान नोचना। ये क्या करते हैं अपन, जो ये मेथड किसमें प्रचलित है, सबसे पहले यहाँ सुअर व भेड़ में, भेड़ को कम काम लेते हैं, सुअर को अधिकतर, ये सबसे बेस्ट। सुअर व भेड़ में प्रचलित। इसमें क्या करते हैं बेटा, कि इसमें सुअर के जो कान होते हैं, कानों में वी आकार का कट लगाते हैं। कौन से आकार का, कान के अंदर वी आकार का कट लगाते हैं, कट निकाल के उसकी स्किन को निकाल देते हैं पूरा, ऐसा कट बना के उसके कान के अंदर, उसके कान में ऐसे कट बनाते हैं वी आकार का, और उसको निकाल देते हैं। सिंपल सा पूछेगा, वी आकार का कट किस पशु में लगाया जाता है, सुअर में। ईयर नोचिंग किस में प्रचलित है, सुअर में। ईयर नोचिंग कौन से आकार का कट लगाते हैं, वी आकार का। उल्टा पुल्टा एक समान कुछ भी पूछ ले, इधर उधर घुमा के ये पूछेगा आपसे। तो अगर आप पूछ रहे हैं ईयर नोचिंग किस में करते हैं सर, तो इनके अंदर सुअर और पेड़ में करते हैं। पेड़ में कम काम ले जाते हैं, अधिकतर सुअर में काम लेते हैं। ये मेथड आता है। नेक्स्ट होता है रंग लगाना। नेक्स्ट मेथड आ रहा है अपने पास में रंग लगाना, या इसको कहते हैं पेंटिंग करना। ये विधि जो है वो किस में करते हैं, रंग लगाने की विधि, ये अपन करते हैं भेड़ बकरी में।
स्पेशल बकरी के अंदर, पेड़ बकरी। आपने देखा होगा गांव के अंदर कभी आप गए हो तो किसी किसान के पास मान लो 50 भेड़ें हैं या 50 बकरियां हैं, 100 बकरियां हैं, तो ऐसा ध्यान कैसे रखेगा वो? तो क्या करता है, कोई एक कलर लेता है, उसको पानी में घोलता है, जैसे लाल कलर है, पीला कलर है, ब्राउन कलर, जो भी उसको गर्लफ्रेंड को पसंद हो वो कलर ले लेगा और लेके उसका गोल बना के और बकरी की जो कमर होती है, भेड़ की जो कमर होती है वहां पर लगा देता है। देखा होगा आपने, जैसे कोई कालू लाल जी हैं, कोई किसान का नाम है कालू लाल जी, उसकी 50 भेड़ें हैं, तो आपको देखेंगे उसकी पूरी भेड़ों की उसकी कमर पर उसके ऊपर आपको लाल लाल दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि लाल भेड़ें किसकी है, कालू लाल जी की है ना। अगर पीला रंग लगा रखा है कि पीला पीला कलर किसका है, तो वो भैरूलाल जी का है। तो इस प्रकार से जितने भी लाल जी हैं उन सभी के अपन यहाँ पर कलर लगवा देंगे, ठीक है, भेड़ बकरियों के अंदर। तो ये अपन क्या करते हैं इसके अंदर, भेड़ बकरी में उसकी कमर पर रंग लगाते हैं। यहाँ पर बेटा भेड़ों के अंदर इसको थोड़ा बचाया जाता है, भेड़ में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी जो ऊन की क्वालिटी होती है, ऊन की जो गुणवत्ता होती है वो कमी आती है। अगर रंग लगाएंगे तो ऊन की गुणवत्ता में क्या होती है बेटा, कमी आ सकती है। तो इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड है रंग लगाना। या फिर आता है नेक्स्ट विधि आती है पहचान की, जिसको अपन रिंगिंग विधि या छल्ला विधि कहते हैं, पक्षियों के अंदर करते हैं। पर पक्षियों से पहले एक और ले लेते हैं अपन, पक्षियों से पहले पशुओं की बात कर लेते हैं, जिसको आजकल ये सबसे बड़ा फेमस चल रहा है, जिसको अपन कहते हैं टैगिंग करना, ठीक है। सबसे फेवरेट मेथड चल रहा है अभी, नेक्स्ट जो भी चल रहा है उसको लिख लीजिए बेटा, टैगिंग करना। अंग्रेजी के अंदर भी टैगिंग। देखा होगा आजकल आपने गाय भैंसों के गांव के अंदर बहुत कॉमन मेथड है अभी, वैज्ञानिक विधि है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बन जाता है कि यह पहचान की वैज्ञानिक विधि है। देखिए बेटा, वैज्ञानिक विधि होना और सर्वश्रेष्ठ विधि होना दोनों में अंतर। सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट मेथड उसको कहते हैं जो सब में बेस्ट हो, वैज्ञानिक विधि उसे कहते हैं जो अधिक पॉपुलर हो, है ना, जो अभी प्रचलन में चल रही है, वो ये प्रचलन में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पहचान की यहाँ पहचान की वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और ये मुख्य रूप से किसमें प्रचलित है, गाय भैंस भेड़ बकरी के कानों में प्रचलित है। ये के कानों में पीले रंग के टैग बांधे जाते हैं, पीले रंग के टैग बांधे जाते हैं, येलो कलर के टैग बांधते हैं भाई साहब। और इन येलो कलर के टैग पर बार कोड होता है ना। तो उस बार कोड को जब आप स्कैन करोगे तो उस पशु के बारे में पूरी जानकारी आ जाती है, कौन सा पशु है, किस नस्ल का है, किसका है, सब इसमें जानकारी आ जाती है। अगर किसी पशु गांव में खो भी जाए और अगर आपको कोई पशु मिल रहा है तो उस पशु के कान में जो टैग लगा हुआ है उस टैग को आप देखोगे, बार कोड को स्कैन करोगे तो उसका जो उसका मालिक है उस पशु का, वो आप आराम से पहचान सकते हो कौन है भाई। और इसके अंदर जो टैग है ना, ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये स्क्रू लग रहा है, स्क्रू क्या खुल सकता है। तो यह पहचान की अस्थायी विधि है, यहाँ पहचान की अस्थायी विधि है, टेम्परेरी मेथड है, अस्थायी विधि है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, लिख लीजिए फटाफट से इसको। तो गाय भैंसों के अंदर वैज्ञानिक विधि है आपकी टैगिंग, और ऐसा करोगे तो कौन सी मेथड आ जाएगी, चलिए गोदना या टैटूइंग। आगे चलते हैं, पक्षियों के लिए भी कुछ है क्या सर? बिल्कुल, पक्षियों के लिए आपके पास में है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट विधि का नाम आ रहा है जिसको अपन कहते हैं रिंगिंग विधि, रिंगिंग या छल्ला विधि। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये किसके लिए फेमस है, ये यहाँ पक्षियों के लिए, पक्षियों और पक्षियों के पास, पक्षियों के नाम पर अपने पास क्या है, मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है, मुर्गियों के लिए प्रचलित, मुर्गियों के लिए प्रचलित है। इसमें क्या होता है बेटा, ये छल्ले होते हैं,
है ना, रबर के बने हुए छल्ले होते हैं, एल्यूमिनियम के भी बने हो सकते हैं, रबर के छल्ले होते हैं। और इन छल्लों के ऊपर, जैसे ये छल्ले हैं मान लो, इनके ऊपर ऐसा नंबर लिखा होता है, जैसे A156 ऐसा कुछ नंबर होता है, ठीक है। और फिर इनको कहाँ कहाँ बांध सकते हैं आप, इसको पैरों में बांध सकते हो, इसके पंखों में बांध सकते हो, गर्दन पर बांध सकते हो। अधिकतर इसको पैरों में या पंखों पर बांधा जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ पतले पतले तार भी होते हैं, एल्यूमिनियम की पत्तियां भी होती हैं, ये तो है ही है। ऐसे जैसे मान लो ये तार हो गया, तो ये, और यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी एल्यूमिनियम की पत्ती हो गई, इस पर कुछ भी नंबर आ सकता है, जेड, जैसे Z145 ऐसा नंबर आ सकता है, ठीक है। ये नंबरिंग वाले छल्ले होते हैं। सर काम कैसे करेंगे और ये करना क्यों है? देखिए, जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास में एक बाड़ा है, एक इसका मुर्गियों का आवास है, जिसके अंदर मान लो 100 मुर्गियां हैं, 100 मुर्गियां हैं। मुर्गियों की अपन एक नस्ल ले लेते हैं, कड़कनाथ। कौन सा? कड़कनाथ मुर्गे, बहुत फेमस है, पढ़ाऊंगा जब मुर्गे पढ़ाऊंगा तब। कड़कनाथ मुर्गे हैं, 100 है, कितने हैं? 100। अब मैं 100 का कैसे ध्यान में रखूं? सब एक जैसे दिख रहे हैं मेरे को, अब ध्यान में नहीं रख सकते। मैं गया मार्केट और ऐसे छल्ले लेके आ गया, और इन छल्लों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, जैसे नंबर 1 से स्टार्ट कर देते, 1 2 3 4, और कब तक? 100 तक ऐसे छल्ले। मैंने एक एक मुर्गी को उठाया और उसके पैरों में एक एक नंबर, एक एक छल्ला बांधता गया। एक नंबर इधर रख दिया, दूसरी मुर्गी ली, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से करते करते मैंने कितनी मुर्गियां कर दी? 100 मुर्गियां कर दी, और 100 ही छल्ले लगा दिए। अब वापस मैंने उन मुर्गियों को लिया और वापस यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब सबकी पहचान हो गई। अब मेरे को कुछ भी यहाँ पर कार्यक्रम करना होगा, जैसे मेरे को 5 नंबर वाली मुर्गी में मुझे वैक्सीन लगानी है, ठीक है भाई, 5 नंबर वाली आ जाओ भाई, 5 नंबर निकाली, उसके अंदर वैक्सीन लगा दी। मेरे को 10 नंबर वाली मुर्गी के अंदर मुझे उसको मांस के लिए बेचना है, क्योंकि उसका वजन अच्छा आ रहा है, तो लो ठीक है भाई, उसको निकालो 10 वाली को और मांस के लिए बेच दो। 20 नंबर वाली मुर्गी है, सर इसके अंदर है ना, ये कमजोर हो रही है, इसकी डाइट सुधारनी है, चलो ठीक है, इसकी डाइट को रखो, इसको अच्छी डाइट रखो। तो ये सब काम कैसे हो रहा है? कैसे पहचान रहे हो आप? नंबर से पहचान रहे हो, क्योंकि अगर नंबर नहीं होंगे तो आपको तो याद नहीं रहेगा कौन सी वाली मुर्गी थी भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये काम आता है, जिसके अंदर अपन रिंगिंग या छल्ला ज्योति कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से। तो ये पहचान के अंदर अपन ने जो मेजर पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको अपन ने पढ़ा है। आगे चलते हैं, एक टॉपिक आता है पशुओं के अंदर कलिका रोधन या सींग रोधन। एक टॉपिक लेते हैं अपन, टॉपिक का नाम है अपने पास में पशुओं में सींग रोधन। पशुओं में सींग रोधन, या इसको कहते हैं बेटा कलिका रोधन। कलिका रोधन अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, इसको कहते हैं बेटा डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग, और इसको कह देंगे अपन डिसबडिंग, ठीक है। डी हॉर्निंग या डिसबडिंग। असर होता है क्या है? सिंपल सी बात है, पशुओं में सींग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पशुओं के अंदर सींग हटाने की प्रक्रिया, पशुओं में सींग हटाने की प्रक्रिया या सींग काटने की प्रक्रिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर सींग काटने क्यों, क्यों हटाने, बेचारे का रहना दोनों, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, पशुओं में सींग का क्या उपयोग? हाँ, पशुओं में सींग का क्या उपयोग है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपस में लड़ाई करते हैं तो लड़ाई में काम आता होगा। नहीं, अब भाई उनको लड़ाई करके कौन सा उनको युद्ध जीतना है भाई, है ना। सींग का कोई उपयोग नहीं है। अगर, हाँ, अगर आप कहोगे सर सींग से अपन पशु की आयु ज्ञात करते हैं, हाँ ठीक है, वो वाला मेथड ठीक है। पशुओं का सींग होता है ना बेटा, वो किसका बना होता है? अगर आपसे पूछ लें, पशुओं का सींग जो होता है केराटिन पदार्थ से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत पदार्थ होता है ये केराटिन। और जब आप सींग को देखोगे तो अंदर से पूरा खोखला होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है ये, अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, बस है जो बाहर बाहर का है, ठीक है। तो वापस पॉइंट पे आता हूं मैं कि सर सिंह हटाना क्यों है। देखिए, पशु का व्यवहार जो है वो अचानक चेंज होता है। आप पशु को खाना खिला रहे हो, पशु को चारा दे रहे हो, उसका मुंह ऐसा नीचे की तरफ है,
उसका मूड हुआ एकदम से और उसने मुंह एकदम से यूं ऊपर किया और उसका तीखे तीखे सींग है, हो सकता है वो आपके लग जाए, हो सकता है आप आंख से बिल्कुल अंधे हो जाओ, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप तेज स्पीड से जा रहे हो रोड पे, पापा की परी उड़ती उड़ती जा रही है 100 की स्पीड में स्कूटी लेके, और एकदम पशु खड़ा है बेचारा, सांड खड़ा है, एकदम से उसने ऐसा किया, उसका ऐसा करना हुआ, वो पापा की परी उड़ती उड़ती का पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, तो ये नुकसान ही पहुंचा रहा है। और देखा होगा आपने, अखबार के अंदर भी पढ़ा होगा कि भाई एक सांड या एक जो गाय है, कोई रास्ते में जा रहा है और पीछे से आया और उसने अपने सींग दोनों घुसा दिए, इधर से घुसाया और आगे से पेट से निकल गया, मर गया, खत्म हो गया, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु के सींग जो है ना वो सही रूप से वृद्धि नहीं करते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे सांड बेचारे उस सींग जो है ऐसा यूं अंदर की तरफ जाके अंदर उसके अंदर ही घुस गया वो, है ना, बेचारे की आंख फोड़ दी, उसकी खुद की आंख फोड़ दी और खुद के अंदर ही घुस गया वो। तो इस प्रकार से जो अवांछित वृद्धि होती है कुछ ही काम की नहीं है, उनको हटाना है अपने को। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर ये डी हॉर्निंग करते कब है अपन, है ना, कुछ उम्र तो होती होगी ना, ऐसा तो नहीं कि कभी भी मन किया और उसको अपन ने सींग को काट दिया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है अच्छे एग्जाम्स के अंदर, डबल के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन कि सींग रोधन की प्रक्रिया कब करते हैं। तो इसकी जो उपयुक्त उम्र होती है वो लिख देता हूं मैं आपको, उपयुक्त उम्र 3 से 7 दिन, उपयुक्त उम्र 3 से 7 दिन, रट लेना, आएगा क्वेश्चन, बहुत कंफर्म क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना। 3 से 7 दिन, 3 से 5 दिन, 3 से 10 दिन, मतलब 3 से स्टार्ट करना है। ऑप्शन अगर नियर बाई चल रहा है, ऑप्शन पास पास में चल रहे हो तो 3 से स्टार्ट करना, 3 से 7 दिन की उम्र के अंदर अपन ये कार्यक्रम निपटा देता है। 3 से 7 सर दिन में है, ध्यान में रखना, महीनों में नहीं है। अब दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बछड़े जब 7 दिन का है तो उनके सींग तो आएंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं आएंगे भाई, उनके अंदर आती है छोटी छोटी कलिकाएं, जिनको अपन क्या कहते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में बर्ड्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इनको कलिका कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कलिका। तो छोटी छोटी जो कलिकाएं आती हैं उनको बचपन में ही निष्क्रिय कर दो, बचपन में ही उनको हटा, उसको खत्म कर दो, ताकि वो क्या नहीं बनेंगे, सींग नहीं बनेंगे। ठीक है, पर एग्जाम के अंदर वो कलिका रोधन नहीं बोल के सींग रोधन बोल देते हैं। तो सबसे पहले कलिकाएं आती है बेटा, उसके बाद कलिकाएं आगे जाके क्या बनती है, सींग बनती है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन ले रहे हैं। तो किस मेथड के द्वारा अपन ये कार्यक्रम करते हैं, देखो कौन कौन सी विधियां हैं जिसमें अपन, किस किस विधियों के द्वारा अपन ये कार्यक्रम करेंगे। सबसे नंबर वन है, सबसे नंबर वन है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो KOH होता है, KOH जिसको अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास की छड़ें आती हैं, छड़ें बोलो तो जैसे ये, जैसे मान लो इसको आप छड़ मान लो, ये कास्टिक पोटास की छड़ मार्केट में मिल जाती है दुकान पे, उसको लेके आओ और पशु के जो सींग है, पशु के जो छोटे बछड़े के जो कलिका है, उन कलिका पर ऐसे 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 उसको उसको ऐसे मलो। इससे क्या होगा, मलने से, थोड़ी देर मलने से क्या होगा, उनकी वृद्धि जो होती है कलिकाओं की वो रुक जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ कलिका रोधन की वैज्ञानिक कोमा सर्वश्रेष्ठ विधि है, वैज्ञानिक कोमा सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें KOH जिसको अपन कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास की छड़ों का उपयोग करते हैं, की छड़ों का उपयोग करते हैं। गाय भैंसों में काफी प्रचलित विधि है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने इस क्लास में यहाँ तक की कहानी देखी, आगे की क्लास में बात करेंगे इसके आगे की कहानी, थोड़ा सा पार्ट इसका और है, और फिर शब्दावली वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, शब्दावली, और उसके नेक्स्ट वीडियो में पशु की नस्लें। ठीक है, एक एक करके गाय भैंस भेड़ बकरी जितनी भी नस्लें हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को राधे राधे।